हेलो, वेलकम टू बी लर्न। बी लर्न में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट बिहेवियरल फाइनेंस, सेशन नंबर 3। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन: ट्रेडिशनल वर्सेस बिहेवियरल फाइनेंस, डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्टॉक प्राइस, डिफरेंट साइकोलॉजिकल बायसेस, psychological personal test, and conclusion of all the sessions. So behavioral finance versus traditional finance। देखिए, अगर हम behavioral finance की बात करें तो behavioral finance क्या है? behavioral finance is most probably conceptual way of the behavior of investors। कि behavioral finance के अंदर हम इन्वेस्टर का भी जो बिहेवियर होता है उसको सम्मिलित करते हैं। ट्रेडिशनल फाइनेंस थ्योरीज डिसमिस्ड द आइडिया दैट पीपल ऑन साइकोलॉजिकल कैन वर्क अगेंस्ट देम इन मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ट्रेडिशनल थ्योरी जो थी उसने इस आइडिया को पूरी तरह से डिसमिस कर दिया कि पीपल्स की अपनी कोई साइकोलॉजी होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या मेकिंग गुड इन्वेस्टमेंट के लिए कोई साइकोलॉजी होती है। ट्रेडिशनल फाइनेंस इस चीज के लिए पूरी तरह से मना करता है कि कोई भी साइकोलॉजी ह्यूमन्स इन्वेस्टर्स की नहीं होती, जबकि बिहेवियर फाइनेंस ये एक्सेप्ट करता है कि विदाउट साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन्वेस्टर आर नॉट अट्रैक्टिव टू द इन्वेस्टमेंट। अगर आपका मन नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। बिहेवियर फाइनेंस आर्ग्यूज दैट सम फाइनेंशियल फिनोमिना कैन plausibly be understood using models in which some agents are not fully rational। कि सभी एजेंट जो है फुली रैशनल्स नहीं होते। कई लोगों का बिहेवियर होता है कि रिस्क इन्वेस्टमेंट करेंगे, कई लोगों का बिहेवियर होता है कि रिस्क अवर्स उन्हें पसंद नहीं होती, वो जो है नॉट रिस्की इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा ध्यान देते हैं, या उनको ज्यादा मजा आता है या ज्यादा अच्छा लगता है। डिफरेंट साइकोलॉजिकल आइडियाज बायसेस। अब देखिए यहां पर ओवर कॉन्फिडेंस, ये साइकोलॉजिकल का आइडिया है कि जब हम ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं दैट मीन्स हमें ये नहीं पता हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, या किसी भी टारगेट के प्रति हम पूरी तरह से आश्वस्त हो जाते हैं, ब्लाइंड फेथ करने लग जाते हैं, या फिर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हम बाकी के जो रेस्ट ऑफ पॉइंट शुड नॉट बी कंसीडर्ड बाय द पर्सन। तो ऐसी स्टेज आपकी ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस की स्टेज होती है कि माइनर एंड मेजर इंपैक्ट क्या होंगे हम उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते एंड डू द इन्वेस्टमेंट। बस हमारे सामने एक ही लक्ष्य होता है कि वो हमें करना है। तो ये साइकोलॉजिकल बायसेस। सेकंड, फियर ऑफ द रिग्रेट एंड सीकिंग प्राइड। दूसरी चीज होती है फियर्स ऑफ द रिग्रेट, डर रहता है हमें खतरे का, एंड सीकिंग प्राइड, और प्राइड सीख करना चाहते हैं। मन में यह अवधारणा होती है कि जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो 100% प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अब 100% प्रॉफिटेबल कैसे रहे, उसके लिए हम जो है रिस्क को कंसीडर करते हैं, और जो इस अवधारणा में लोग होते हैं वो रिस्की इन्वेस्टमेंट कम करते हैं। वो ज्यादातर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अपना फंड डिपॉजिट कराते हैं जहां पर मिनिमम रिस्क होती है। तीसरी चीज होती है कंसीडरिंग द पास्ट। कुछ लोग पास्ट से सीखते हैं, जैसे कहते हैं कि पास्ट जो है बहुत कुछ सिखा देता है। कुछ लोग पास्ट को कंसीडर करके चलते हैं या चलना पसंद करते हैं कि अगर किसी भी पर्टिकुलर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसका पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो एज पर द कंसीडरिंग ऑफ द पास्ट इन्वेस्टर्स आर एग्री टू making the investment of any amount or any types or any companies. That is also a psychological biases.
क्योंकि पास्ट इज नॉट ए इंडिकेटर ऑफ द फ्यूचर। यू नो, पास्ट जो गुजर चुका है वो फ्यूचर का क्या इंडिकेट करेगा? उससे तो आप चल करके आए हैं, आगे आपको जाना है। आगे जाने के लिए जब तक प्रॉपर वे, प्रॉपर रास्ता आपको नहीं दिखेगा, तो पास्ट का रास्ता तो आपको नहीं दिखा पाएगा कि आगे आपको किधर मुड़ना है या स्ट्रेट जाना है। लेकिन फिर भी ये साइकोलॉजिकल बायस जो होता है बिहेवियर फाइनेंस के अंदर होता है। नेक्स्ट, मेंटल अकाउंटिंग या फिर मेंटल अकाउंटिंग होती है हमारी, कि हम मेंटली अकाउंटिंग करें, कैलकुलेशन करें और एज पर द कैलकुलेशन इन्वेस्टमेंट करें। देन फॉर्मिंग पोर्टफोलियोज, और लास्ट नेक्स्ट मेथड हमारा पोर्टफोलियो बनाना होता है। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो मीन्स इफ यू हैव स्प्रेडिंग योर इन्वेस्टमेंट इन वेरियस पार्ट एंड मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन डिफरेंट सिचुएशंस। हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत सारे पार्ट में, छोटे छोटे स्मॉल पीस में, स्मॉल पार्ट में बांट लेते हैं और उनको जो है अलग अलग प्रायोरिटी वाले अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में उसका इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो आपका पोर्टफोलियो होता है। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि अगर किसी भी एक इन्वेस्टमेंट में रिस्क होती है तो उसको हम दूसरे से रिकवर कर सकते हैं, अल्टीमेटली आपको लॉस नहीं होगा। तो उस अल्टीमेट लॉस को खत्म करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए हम पोर्टफोलियो बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है पोर्टफोलियो में भरोसा रखते हैं, तो दैट इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल बायसेस। देन रिप्रेजेंटेटिवनेस एंड फेमिलियरिटीज, और कुछ लोग जो है रिप्रेजेंटेटिवनेस पर भी भरोसा रखते हैं कि उनको कोई जैसे रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह से उनके सामने जो दिख रहा है वो उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करेंगे, या जिसकी सबसे ज्यादा फेमिलियरिटी है, पॉपुलैरिटी है, वहां पर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे कि अब तक जो इतनी अच्छी गुडविल जिस ऑर्गेनाइजेशन की है, तो दैट विल बी गोइंग बेटर। हम ये सोच लेते हैं कि वो तो अच्छा ही जाएगा, मगर इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वो अच्छा जाए, बिकॉज वी नो एंड ऑल ऑफ यू नो दैट फ्यूचर इज अनसर्टेन। जो फ्यूचर हमारा होता है वो अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है। कोई पता नहीं है कि किस कारण से या कब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल कम हो जाए, डिमांड कम हो जाए, टेक्नोलॉजी ओल्ड हो जाए, न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए। इस तरह से फैसिलिटीज पर भी हम लोग भरोसा कर लेते हैं फिर भी, तो दैट इज ऑल्सो साइकोलॉजिकल बायस। देन मार्केट मनिया, और मार्केट मनिया को देख करके भी हम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट साइकोलॉजिकल बायसेज है, एंड वी हैव एक्सप्लेन्ड वन बाय वन इन नेक्स्ट slides. Like overconfidence, people tends to overstate their knowledge, understate risk, and aggregate their ability to control event. ऐसी सिचुएशंस आपकी ओवर कॉन्फिडेंस कहलाती है, जब ओवर स्टेट देयर नॉलेज, हम अपनी नॉलेज को ओवर एस्टिमेट करते हैं, रिस्क को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, बिकॉज वी आर टैलेंटेड, वी आर एक्सपीरियंस्ड, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, या जहां पर भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अल्टीमेटली दैट इज वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज वी आर हैविंग a huge amount of knowledge and experience of the life. तो इस तरह की कोई भी सिचुएशंस जो है आपकी ओवर कॉन्फिडेंस की सिचुएशंस होती है, जिसमें हम अपने एबिलिटी को लॉस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डज इट इफेक्ट इन्वेस्टर डिसीजन। अब ओवर कॉन्फिडेंस जो है इन्वेस्टर्स के डिसीजंस को कैसे इफेक्ट करेगा। ओवर कॉन्फिडेंस कॉजेज इन्वेस्टर्स
टू मिस इंटरप्रेट द एक्यूरेसी। जैसा मैंने बताया कि ओवर कॉन्फिडेंस में क्या होता है कि हम जो है एक्यूरेसी की तरफ ध्यान ही नहीं देते, सही क्या है गलत क्या है वो चीज हमारे ध्यान में नहीं रहती, बल्कि वी आर मेकिंग द परसेप्शंस और माइंड सेट टू द टारगेट, और हम टारगेट के लिए एक माइंड सेट बना लेते हैं। इससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स टू मिस इंटरप्रेट द एक्यूरेसी ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड ओवर एस्टिमेट आवर स्किल्स इन एनालाइजिंग दैट। तो इन्वेस्टर जो है मिस इंटरप्रेट करता है एक्यूरेसी को, इंफॉर्मेशन को, एंड ओवर एस्टिमेट द स्किल्स ऑफ द एनालाइजिंग देम, और एनालाइजिंग करने को, विश्लेषण जो होता है उसको भी ओवर एस्टिमेट कर लेता है। दिस कैन लीड टू पुअर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और उससे जो है आपका जो डिसीजंस होता है वो पुअर हो जाता है। एक्सेसिव ट्रेडिंग हो सकती है, रिस्क टेकिंग हो सकती है, एंड अल्टीमेटली आपको जो है लॉस भी हो सकता है। इसलिए ये जो है हार्मफुल सिचुएशंस होती है। बिहेवियरल फाइनेंस की ओवर कॉन्फिडेंस इज वेरी हार्मफुल सिचुएशंस, बिकॉज जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें बड़े ध्यान से और बहुत सारे पॉइंट्स को कंसीडर करना पड़ता है, जिनमें सबसे पहले रिस्क का पॉइंट होता है। हमें यह देखना चाहिए, सबसे पहला पहलू जो होता है इन्वेस्टमेंट का, आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर्स ऑफ ए पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट। जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पहले उसके रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करो कि कहां से रिस्क होती है, फिर जानने की कोशिश करो उसके कारण। आपने फैक्टर्स देख लिए, उस फैक्टर के कारण जानो कि क्यों रिस्क होती है। उसके बाद उनको किल करने के लिए टेक्निक्स खोजो कि यदि रिस्क होती भी है फ्यूचर में तो उनको कैसे कम किया जा सकता है। और देन रिव्यू, चौथी जो हमारी स्टैपिंग होती है। अब जो 3 टेक्निक्स आपने यूज की उनका रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद जब आप अल्टीमेट सक्सेस पर पहुंच जाते हैं तो देन यू कैन इन्वेस्टमेंट, उस समय आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा कुछ नहीं होता। ओवर कॉन्फिडेंस में सीधा क्या होता है कि हमारा ध्यान जो है फोकस हमारा बना हुआ है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और हम सीधे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। नो एनी स्टेपिंग इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस किल्स द अंडर मेमोरीज एंड अंडरस्टैंडिंग पावर्स एंड एनालाइजिंग पावर्स ऑफ द पीपल्स। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है एनालाइजिंग पावर को किल कर देता है या खत्म कर देता है। देन फियर ऑफ रिग्रेट एंड सीकिंग प्राइड, डिस्पोजिशन इफेक्ट होता है ये। पीपल अवॉइड एक्शंस एंड क्रिएट रिग्रेट एंड सीक एक्शंस दैट कॉज प्राइड। Safran and Statement 1984 showed that fearing regret and seeking pride causes investors to be inclined to selling winners too early and riding losers too long. जब हम इस सिचुएशंस में होते हैं तो इन्वेस्टर्स का ध्यान क्या होता है कि जो विनर्स हैं उनसे आगे में निकल जाओ। यानी हमारा जो गोल होता है, हमारा जो इन्वेस्टर का जो गोल होता है वो अल्टीमेटली इतना बड़ा होता है कि जो टॉप, हम नीचे खड़े हैं और नीचे खड़े होकर के टॉप पोजीशन को देखना पसंद करते हैं, लॉसर को देखना पसंद नहीं करते। हम ये नहीं सोच चाहते कि हमें लॉस हो, हम ये चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट हो, ओनली प्रॉफिट। तो वो बिहेवियर आपका फियर ऑफ रिग्रेट एंड सीकिंग प्राइड होता है। देन कंसिडरिंग द पास्ट, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, बट इन सिस्टमैटिक वे पीपल यूज देयर पास्ट आउटकम्स एज ए फैक्टर इन एवेल्युएटिंग ए करंट डिसीजन। इसके अंदर क्या होता है, लोग अपने पास्ट के आउटकम्स को देखते हैं और उन फैक्टर को ध्यान में रख करके करंट डिसीजन को एवेल्युएट करते हैं कि पिछली बार ऐसा हुआ था तो ऐसा हो गया था। People are willing to take more risk after gains.
और एक और चीज इसके अंदर होती है कि अगर आपको पहले गेन हो जाता है तो लोग जो है मोर रिस्क टेक करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके मन में एक धारणा रहती है कि इस बार मुझे प्रॉफिट हुआ, इस बार मुझे गेन हो गया है, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आई विल गेन और आई वुड लाइक टू गेन। हाउस मनी इफेक्ट होता है ये कि ज्यादा से ज्यादा मनी हमें इकट्ठी करनी चाहिए एंड टेक लेस रिस्क आफ्टर लॉसेस। और अगर आपको पास्ट में लॉस हो जाता है तो आप जो है कम से कम रिस्की इन्वेस्टमेंट में, यानी रिस्की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे बल्कि कम रिस्क बियर करना पसंद करेंगे। इसको हम स्नैक बाइट और रिस्क अवर्सेंस कहते हैं। नाउ कंसीडरिंग द पास्ट के अंदर हाउएवर लॉसर्स डोंट ऑलवेज अवॉइड रिस्क, लेकिन लॉसर्स जो है हमेशा रिस्क को अवॉइड नहीं करता। समटाइम्स दे ट्राई टू जंप एट द चांस टू मेक अप देयर लॉसेस। कभी कभी वो उसको जंप करने की कोशिश करता है, जंप के चांस जो है बनाता है। दैट इट टू से टू ब्रेक इवन, और ब्रेक इवन पर पहुंचने की कोशिश करता है। ब्रेक इवन क्या है? जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस, ना आपके इन्वेस्टमेंट से कोई प्रॉफिट हुआ है और ना ही लॉस हुआ है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस करके उसके बाद जब आपका ब्रेक इवन एनालिसिस हो जाता है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी की कामना करता है और मार्जिनल एनालिसिस का यूज करता है। ब्रेक इवन एनालिसिस के बाद पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी वो कैलकुलेट कर सकता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकाल सकता है कि एक्चुअल जो ट्रेड है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो उससे आपका टोटल सेफ्टी और मार्जिन आ जाता है। तो वो भी हम इस एनालिसिस के अंदर कर सकते हैं। देन एंडोमेंट स्टेटस क्यू बायसिस इफेक्ट। स्टेटस क्यू बायस इफेक्ट क्या होता है? रिचर्ड थेलर 1980 showed that people often demand much more to sell an object than they would be willing to pay to buy it। ये इस तरह का इफेक्ट होता है कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा सेल करना पसंद करते हैं और खरीदना कम पसंद करते हैं। अल्टीमेटली दे वांट टू अर्निंग ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जैसा पिछले मार्जिनल एनालिसिस की मैं बात कर रहा था, इसमें पीपल्स क्या चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सेल की जाए और कम से कम परचेज किया जाए। दैट मीन्स जो हमारा आउटपुट है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। और आउटपुट यहां पर आउटपुट वर्ड जो बिहेवियर फाइनेंस के अंदर जो मैं बार बार यूज कर रहा हूं, दैट मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी। ये आपकी प्रॉफिट है क्योंकि ये कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। एंड नाउ cognitive dissonance theory, it is a state of uncomfort that the brain feels with a poor self image। ये एक इन्होंने cognitive dissonance theory के अंदर, ये आपकी MPOB मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर्स का टर्म्स है, साइकोलॉजिकल थ्योरी है कि इट इज ए स्टेट ऑफ अनकंफर्टेबल और अनकंफर्ट दैट ब्रेन फील्स विद पुअर सेल्फ इमेज। जब ब्रेन पुअर सेल्फ इमेज फील करती है तो ये स्टेज किसी भी इन्वेस्टर के लिए अनकंफर्टेबल होती है। जनरली पीपल व्यू देम सेल्व्स एज स्मार्ट एंड नाइस। ज्यादातर लोग जो है स्मार्ट और नाइस अपने आप को देखना पसंद करते हैं या कहलवाना पसंद करते हैं। टू अवॉइड दिस पेन, उस पेन को दूर करने के लिए पीपल टेंड टू इग्नोर, लोग जो है इग्नोर कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं और मिनिमाइज एनी इंफॉर्मेशन, और किसी इंफॉर्मेशन को कम से कम कर देते हैं। दैट कॉन्फ्लिक्ट विद देयर पॉजिटिव इमेज, और जिससे जो है पॉजिटिव इमेज में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। द अवॉइडेंस ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस कैन अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन टू वेज, और इससे जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में दो तरीके से इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट, people can fail to make important decisions because it is too uncomfortable to contemplate the institutions।
Second, the filtering of new information limits the ability to evaluate and monitor our investment decisions. And now, mental accounting. It is a tendency of the brain to create shortcut with how it perceived the information and ending up with outcomes. ये माइंड की एक ऐसी टेक्निक्स होती है जिसको हम शॉर्टकट कहते हैं. स्मार्ट वर्किंग लोग आज की दुनिया में कहते हैं कि स्मार्ट वर्किंग करके आगे पहुंचा जा सकता है. इसी तरह से शॉर्टकट इंफॉर्मेशन लो, शॉर्टकट इंफॉर्मेशन लेकर के और जल्दी से जल्दी एंड आउटकम्स पर पहुंचाओ. दैट इज डिफिकल्ट टू बी व्यूड इन एनी अदर वे. और इस चीज को जो है दूसरे तरीके से प्रेजेंट करना बड़ा मुश्किल काम होता है. द रिजल्ट ऑफ दिस मेंटल अकाउंटिंग आर दैट इट इन्फ्लुएंस डिसीजंस इन अनएक्सपेक्टेड वेज. जिस तरह से हमारे माइंड के दो पार्ट होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड एंड मेन ब्रेन जो होती है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन होती है. तो जो मेंटल अकाउंटिंग प्रोसेस है वो आपकी राइट ब्रेन का है. राइट ब्रेन क्या करती है? कैलकुलेशन पर भरोसा रखती है कि फटाफट से कैलकुलेशन की जाए. जबकि लेफ्ट ब्रेन जो है वो लॉजिकल होती है, लॉजिकल फैक्ट को देती है. तो जो लोग जिनकी जो राइट ब्रेन से सोचते हैं वो मेंटल अकाउंटिंग में ज्यादा भरोसा रखते हैं और फटाफट कैलकुलेशन करके हाई जंप लगाना पसंद करते हैं. दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ बिहेवियर फाइनेंस. एंड नाउ फॉर्मिंग पोर्टफोलियोज. To implement portfolio theory, expected return risk and correlations are needed. However, mental accounting makes it difficult to view these factors accurately. 6. Representativeness and familiarities. Psychological research has shown that the brain uses shortcut to reduce the complexity of analyzing information. These shortcuts allow the brain to generate an estimate of the answer before fully digesting all the available information. इसके अंदर क्या होता है कि हम जो है ब्रेन हमारी शॉर्टकट मारना पसंद करती है और कॉम्प्लेक्सिटी से दूर रखती है कि कॉम्प्लेक्सिटी से अलग जाया जाए और अपने आप ही इंफॉर्मेशन एनालाइज कर ली जाए. जब तक इंफॉर्मेशन हम ढूंढेंगे तब तक बहुत सारा टाइम हो जाएगा. इसलिए ब्रेन जो है खुद ही एस्टिमेट करती है, खुद ही आइडिया जनरेट करती है और उनके आंसर जो है पहले से खोज करके रखती है. जब तक इंफॉर्मेशन आती है तब तक ब्रेन के पास उनके आंसर अवेलेबल होते हैं. तो ये आपका रिप्रेजेंटेटिवनेस एंड फेमिलियरिटी बिहेवियर होता है. इट जज्ड बेस्ड ऑन द स्टीरियोटाइपिंग. इंफॉर्मेशन is judged based on stereotyping, where the brain makes the assumptions that things that share similar qualities are quite alike. Example of representativeness error in financial markets include confusing a good company with a good investment, classifying good stocks as a firm with a consistent good history of earning growth, thus leading to overvaluation, overreactions. People prefer things that are familiar to them. When people are faced with two risky choices, they know more about one than the other. They will pick the more familiar options. This bias has a direct effect on the financial decisions. Where investors tend to trade in the securities with which they are familiar with. There is a comfort in having your money invested in a business that is visible to you. And now, market mania. When investors are influenced by their psychological bias in a common way, the overall market can be affected. This can best be described by the internet stock crash. And now, do it yourself. Explain cognitive dissonance theory.
and number 2, what is endowment or status cube bias effect. That's it from session number 3. Thank you.